हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करके देने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 की क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में जो आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट कराऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको मैं यहां पर कवर कराने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। इससे पहले बस एक छोटा सा काम करो, लिंक को कॉपी करो और अपने सभी दोस्तों जो कि आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देखना क्या कहता है। क्वेश्चंस है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया। तो देखिए, भारत का नाम जो हिंदुस्तान रखा गया यह किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा, या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा, या फिर तुर्कियों के द्वारा, या फिर अरबी लोगों के द्वारा? तो सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, अरबी लोगों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। कहानी क्या है इसके पीछे की, जरा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अरबी जितने भी यात्री थे या फिर अरबी जितने भी व्यापारी थे, जब ये व्यापार के लिए आते थे तो उस समय क्या तो इनको जो है सिंध नहीं कहा जाता था। सिंध को ये क्या कहते थे? हिंद कहते थे। ठीक है, और यहां निवास करने वाले लोगों को ये क्या कहते थे? तो ये हिंदू के नाम से जानते थे। किसके नाम से? हिंदू के नाम से पुकारते थे। और यही धीरे धीरे विकसित होकर क्या हो गया? तो हिंदुस्तान बन गया। क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। इसीलिए मेरे भाई क्या है, तो अरबी लोगों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। आगे बढ़ेंगे, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लासेस लंबी है बट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है। पूरे YouTube पर ऐसी क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए दिल थाम कर पढ़ते जाइए पूरी शिद्दत से। जितने भी फैक्ट आपको यहां पर मैं नोट करा रहा हूं, सारे फैक्ट को नोट कर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और देखिए, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चंस। अगला क्या है? तेनालीराम जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो तेनालीराम जो है मेरे भाई यह विजयनगर से संबंधित है। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को नोट करना। सबसे पहले बात करते हैं तेनालीराम के बारे में। तो इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर तेनालीराम का जो है जन्म कब होता है, तो याद रखिएगा 22 सितंबर। क्या याद रखोगे? 22 सितंबर 1480 ईस्वी को जो है तेनालीराम का जन्म होता है। जन्म कहां पर होता है? तो मेरे भाई याद रखोगे आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। और चलिए आगे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं, यह जो तेनालीराम है यह किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है यह जो दरबारी कवि थे राजा कृष्णदेव के। किसके? राजा कृष्णदेव रॉय के दरबारी कवि थे। जो कि राजा कृष्णदेव रॉय जो थे यह कहां के सम्राट थे? तो आपको याद रखना है विजयनगर का सम्राट था। कहां का सम्राट था? विजयनगर का सम्राट था। और ये इनके दरबार में क्या थे? तो कवि थे। अब देखिए, एक बात आपसे और पूछी जा सकती है कि तेनालीराम जो है इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो इन्होंने अपना नाम बदलकर रामकृष्ण कर लिया था। क्या कर लिया था? रामकृष्ण कर लिया था इन्होंने अपना नाम बदलकर। और यदि आपसे पूछा जाए कि तेनालीराम का जो है उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, तो मेरे भाई देखिए, तेनालीराम जो है यह विकट कवि के नाम से जाने जाते थे। किस कवि के नाम से जाने जाते थे? विकट कवि के नाम से जाने जाते थे। और देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट तो नोट करना कि तेनालीराम जो है इनका प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है पांडुरंग महात्म्यं। क्या है? पांडुरंग नोट करिएगा, पांडुरंग महात्म्यं, जो कि इनका क्या है, एक प्रसिद्ध काव्यों में से एक है। तो कुल मिलाकर इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चंस जो कि स्टार लगाइए, पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, आपको इतना डीपली पढ़ाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हिस्ट्री ऑनर्स वालों से जो है काफी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हिस्ट्री ऑनर्स वालों को काफी घुमा फिरा कर, तो आपकी क्लासेस भी तो उतनी डीपली होनी चाहिए, तब तो आपके पेपर में क्वेश्चंस छपेंगे। नहीं तो आप गेस पेपर से पढ़ोगे। आप देखिए, जैसे अभी पार्ट 3 का एग्जामिनेशन खत्म हुई है, उसमें बहुत कम क्वेश्चंस गेस पेपर से मिले हैं, इसलिए आपको शिद्दत से पढ़ना है। क्वेश्चंस देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंपली
याद रखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी। यदि मैं बात करूं कब किया गया था, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, यह कब किया गया था, तो 1206 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1206 ईस्वी में। फिर यदि यहां से पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह भी याद रखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और देखिए यहां पर अब आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है यह कब होता है, तो याद रखोगे 12 जून क्या कहते हैं 1206 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक ने गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है लाहौर बनाई, तो लाहौर किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है अपनी राजधानी या कहां पर बनाया, तो क्या कहते हैं लाहौर में बनाया। आगे यदि बात करते हैं गुलाम वंश का दूसरा नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, मामलुक वंश के नाम से। किस नाम से? मामलुक वंश, या फिर दास वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से? दास वंश के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चंस अब क्या कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस कहता है राजतरंगिणी पुस्तक जो है यह किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी पुस्तक जो है यह कल्हण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की गई है। अब देखना यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, यदि मैं आपसे बात कर लूं कि राजतरंगिणी की जो रचना है यह किस भाषा में किया गया था, तो यह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था। कब किया गया था, तो मेरे भाई सिंपली याद रखना इसकी रचना जो है क्या कहते हैं 1148 से लेकर 1150 के बीच में किया गया। और कहां पर किया गया, तो कश्मीर में किया गया। कहां पर? कश्मीर में किया गया। और यह जो पुस्तक है इस पुस्तक में कश्मीर के बारे में बताया गया है, कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। यह चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछी जा सकती है कि ऐसी कौन सी पुस्तक निम्नलिखित में से है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, तो राजतरंगिणी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कल्हण जो है, ठीक है, कल्हण जो है यह किस शासक के समकालीन थे, तो आपको याद रखना है कश्मीर में उस समय किसका शासन था, तो हर्षदेव का शासन था। किसका शासन था? कश्मीर में उस टाइम हर्षदेव का शासन था। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि राजतरंगिणी, देखिए यहां पर नोट कीजिए, राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है, राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जिसको क्या कहा जाता है, तो भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस मेरे भाई कहता है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका। देखिए महिला शासिका याद रखिएगा, तो दिल्ली की सबसे पहली और अंतिम महिला शासिका जो थी वह कौन थी मेरे भाई, तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि कब से कब तक शासन करी, तो याद रखिएगा 1236 से लेकर 1240 तक जो है इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। आगे देखिएगा, अब यहां पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। जैसे यहां पर चांद बीबी है, यदि चांद बीबी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है चांद बीबी जो थी एक भारतीय मुस्लिम शासिका थी, जिन्होंने महाराष्ट्र में, कहां पर, जिन्होंने महाराष्ट्र में क्या करा, तो महाराष्ट्र में बीजापुर में, कहां पर, बीजापुर और इसके बाद अहमदपुर, ठीक है, बीजापुर और इसके बाद अहमदनगर, ठीक है, क्या याद रखोगे, अहमदनगर, इन दोनों में इन्होंने क्या किया, तो शासन किया। आगे बात करते हैं यहां पर नूरजहां के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो नूरजहां जो थी या किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी? मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर के ये 20वें नंबर की पत्नी थी। ठीक है, बताइए 20वें नंबर की और एक आखिरी पत्नी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जहांगीर के अंतिम पत्नी का नाम क्या था, तो नूरजहां था, या फिर पूछ लिया जाए जहांगीर के 20वें पत्नी का नाम क्या था, तो नूरजहां था। आगे बात करेंगे यहां पर मुमताज महल के बारे में। तो मुमताज महल जो थे या किसकी पत्नी थी, तो शाहजहां की पत्नी थी, और इसके ही याद में आगरा में क्या कहते हैं, ताजमहल बनाया गया। क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया, जो कि इनके कब्र के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस। अगला नंबर क्वेश्चंस मेरे भाई कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है फिरोजाबाद नगर का क्या किया गया, तो निर्माण करवाया गया। वैसे अगर कहा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर का भी नींव रखा था, फरीदाबाद का भी नींव रखा था। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या
क्या हो जाएगा, फिलहाल क्या कहते हैं, इस नगर का, फिरोजाबाद नगर का इन्होंने क्या किया, तो निर्माण करवाया। यदि मैं बात करूं यहां पर देखिए, जो कि फिरोजाबाद जो है वर्तमान में अभी किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह कोटला के नाम से। किसके नाम से? फिरोज शाह कोटला के नाम से इसको अभी वर्तमान में जाना जाता है। यदि मैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दरगाह किले, ठीक है, क्या पूछा जाए, दरगाह किले का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखोगे मेरे भाई, दरगाह किला जो है यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 2 सिक्के पेश किए, तो याद रखना है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके द्वारा जो 2 सिक्का पेश किया गया था, एक का नाम था आधा, क्या नाम था, आधा नाम था, और एक का नाम था बिख, क्या नाम था, एक का नाम था बिख। ये 2 तरीके के सिक्के इन्होंने पेश किए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है यह 4 प्रकार के कर लगाए गए, जिसमें पहला नंबर कर था क्या, तो पहला नोट करिएगा खराज, ठीक है, याद रखिएगा खराज कर, जो कि किसके लिए, तो भूमि कर के रूप में जाना जाता था, ठीक है, भूमि कर के रूप में खराज, इसको जरूर नोट करके याद कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो इसका कर था, दूसरा नंबर जजिया कर था। कौन सा कर था? जजिया कर। और जजिया कर किसके लिए, तो यह धर्म संबंधी कर था, ठीक है, धर्म संबंधी कर था। इसके बाद तीसरा नोट करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तीसरा कर जो इनका था क्या था, तो तीसरा कर था जकात। क्या था? तीसरा कर था इसका जकात। जकात जो कि संपत्ति से संबंधित कर था। किससे संबंधित? संपत्ति से संबंधित कर था। और चौथा मेरे भाई नोट करना, चौथा कर जो था यह था खम्स। क्या था? खम्स, जो कि क्या था, तो युद्ध में जितने भी संपत्ति लूटी जाती थी, ठीक है, युद्ध में जितने भी संपत्ति लूटी जाती थी उस पर कर लगाया गया, वह कौन सा कर था, वह खम्स कर था। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शासक ने क्या कहते हैं, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। स्टार लगाइए, क्वेश्चन छप सकती है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कहेंगे कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर होगा, बट मेरे भाई याद रखिएगा, यह जो कुतुबुल क्या कहते हैं, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। और देखिए यहां पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इल्तुतमिश के द्वारा एक और क्या कहते हैं स्मारक बनाए गए, वह कौन था, तो कुतुब मीनार। क्या था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा कब करवाया गया, कितने ईस्वी में। एक और चीजें याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के द्वारा एक और प्रणाली की शुरुआत करी गई थी, वह कौन सी प्रणाली थी, तो इक्ता प्रणाली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि निम्नलिखित में से कहां ऐतिहासिक महत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो ऐतिहासिक क्या कहते हैं, महत्व की सामग्री जो होती है यह लोक साहित्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपका कहता है किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया। स्टार लगाइए, एलोरा मंदिर, ठीक है। और देखिए यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक जो कि कौन थे, तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण प्रथम। क्या याद रखना है, कृष्ण प्रथम, जिसके द्वारा जो है एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखिए आपको फंसाने के लिए क्वेश्चंस यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर, क्या पूछा जा सकता है, एलोरा का जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नोट करना कि 1983 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1983 ईस्वी में जो है इस एलोरा के मंदिर को यूनेस्को के, कहां के, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, देखिएगा आगे यहां पर देखिए एक और इससे संबंधित मंदिर है, वह अजंता मंदिर, ठीक है। अजंता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि अजंता मंदिर का निर्माण जो है यह किसके द्वारा और कब करवाया गया। बाकी देखिए अजंता मंदिर जो है यह भारत के 29 चट्टानों को, किसको, 29 चट्टानों को काट करके एलोरा का मंदिर बनवाया गया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि अजंता मंदिर जो है, अजंता मंदिर यह किसके द्वारा बनवाया गया और कब बनवाया गया। आगे देखेंगे जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है क्या कहते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। लगाइए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। कब बनवाया गया, तो 1200 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1200 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, किसके द्वारा, तो क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह कहां पर है, तो अजमेर राजस्थान में। कहां पर, अजमेर राजस्थान में है। और इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली
पहली मस्जिद कौन सी है? तो राजस्थान की पहली मस्जिद जो है मेरे भाई यही है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और देखिए इसका वास्तुकार कौन था, यानी कि इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो इसका वास्तुकार था अबू बकर। कौन था? अबू बकर, जो कि क्या था? इसका वास्तुकार था। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां पर देखिएगा, जिस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग करी है आपको भी क्या करना है, तो सेम प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब आप ऐसे लिखोगे तो निश्चित है कि आपका एक बेहतर परसेंटाइल जो है प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। देखिए क्वेश्चंस कहता है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की विवेचना करें, जो कि 2019 और 21 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चंस को एक नए तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आंसर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? बलबन का राजत्व सिद्धांत देकर डैश। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन जो था यह पहला तुर्क शासक था जिसने साम्राज्य का अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। आगे देखेंगे कि इनका सिद्धांत आखिर क्या क्या था। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या था देखिएगा, वह पहला सिद्धांत है सुल्तान के पद की सर्वोच्चता, कि आखिर सुल्तान की जो पद है उसको सर्वोच्च अधिकार दिया गया, सर्वोच्च माना गया और उसको एक सर्वोच्चता के आधार पर कर्तव्य भी सौंपा गया। देखिए बलबन का राजत्व सिद्धांत जो है प्राचीन फारसी शासक व्यवस्था में प्रभावित था, जिसने राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास किया जाता था। बलबन भी इसी सिद्धांत का समर्थक था। किसका समर्थक था? तो देवी सिद्धांत का समर्थक था। इसके द्वारा सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना, वो जो है वह क्या करना चाहते थे? तो सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह प्रतिनिधि मानता था। बलबन जो है सुल्तान को क्या मानते थे? तो अल्लाह का प्रतिनिधि मानते थे, यानी कि अपने आप को ये क्या मानते थे? तो क्या कहते हैं, जो भी सुल्तान हुआ करते थे उसको क्या मानते थे? तो एक भगवान की स्वरूप तुलना करते थे। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। पैगंबर यानी कि ईश्वर के पश्चात सुल्तान का स्थान आता है। सुल्तान क्या कहते हैं, जिले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। उनका मानना था बलबन का कि सुल्तान जो होता है, सुल्तान यह अल्लाह का प्रतिबिंब यानी कि इमेज होता है, उसका फोटोकॉपी होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए वह अल्लाह के निर्देशानुसार ही क्या करता है? तो शासन करता है। बलबन भी यही मानता था कि गुस्तान का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति जो है इसके समान कोई नहीं राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। समझ गए? तो कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने हैं। आगे देखिए आगे जो है क्या कहते हैं बलबन, तो बलबन जो है इसके अनुसार उनके पुत्रों के द्वारा जो निर्देश दिया गया, या क्या निर्देश दिया गया कि शासन का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी, गंभीरता और उत्तरदायी ढंग से निर्वहन करना चाहिए। किसी भी शासक को बिल्कुल सही बात कहा गया कि अगर हम क्या करते हैं, दायित्व अगर हमारे पास होती है तो हमें उस जिम्मेदारी को काफी गंभीरता से निभाना चाहिए और उसका जो क्या उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर, उस चीजों को समझने का, उसका निर्वहन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक बेहतर शासक वही होता है। दूसरा कहा गया कि एक प्रजापालक शासक सदैव अल्लाह के संरक्षण, ठीक है, में उचित कार्य करता है। कहने का यह मतलब कि जितने भी शासक थे तो उनका यह मानना था कि शासक जो होते हैं तो क्या कहते हैं, शासक जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो एक अल्लाह के संरक्षण में, एक अल्लाह के तौर तरीकों से क्या करते हैं? तो लोगों का पालना करते हैं, जितने भी प्रजा है उसकी देखभाल करते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या था? अगला निर्देश था कि सुल्तान को अपने हृदय तथा आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वर की दया की प्राप्ति अनुग्राही रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे अगला था क्या पॉइंट? तो अगला था इसका पॉइंट निरंकुश शासन की व्यवस्था। इस तरीके से आपको क्या करना है? तो पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखने हैं। आगे देखेंगे अगला जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ जो है इसकी पीडीएफ, एक कंप्लीट पीडीएफ जब आपका पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर नंबर 3 की मैं आपको लगभग 10 क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं। खत्म हो जाने के बाद आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है अच्छे तरीके से डिजाइन करके आपको उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम पर। बाकी देखिए इस तरीके से आपका तीसरा जो है प्रजापालक और न्याय क्या कहते हैं, न्यायप्रिय शासन की स्थापना। इसके बाद अगला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत बलबन ने क्या किया? तो देखिए इसका साफ साफ क्या कहते हैं कर्तव्य था कि भाई जो हमें जिस तरीके से हमारे सामने पेश आएगा हम उसके सामने उस तरीके से पेश आएंगे। अगर कोई हमारे ऊपर लाठी बरसाएगा तो हम उसके ऊपर लाठी बरसाएंगे। कुछ इस प्रकार की क्रूरता की नीति थी। किसके
किसकी, बलबन की नीति थी। समझ गए? देखिए उसके अंतर्गत लौ और रक्त की जो नीति का अनुपालन किया गया, इसके अंतर्गत यह मानना था कि विद्रोहियों, शत्रुओं और षड्यंत्रकारियों के दमन के लिए उन्होंने काफी क्रूरता से पेश आया और उनको जो है एक तरीके से समझो कि समाप्त करने का जो है इसका निर्णय था। तो इस तरीके से मेरे भाई क्या करना है, आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से निष्कर्ष लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखते हो तो आपके द्वारा बताए गए सारी चीजों का सार स्पष्ट नहीं हो पाता है, और जब सार स्पष्ट नहीं हो पाता है तो कॉपी चेक करने वाले समझ जाते हैं कि आपने कहीं से छाप कर लिखा है, आपके पास लिखने के तौर तरीके नहीं है, सिस्टम नहीं है, जिसके कारण आपकी बेहतरीन मार्किंग नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, निष्कर्ष की राइटिंग करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंस लगी होगी, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी हो तो बस एक छोटा सा काम करना, अपने कम से कम 4 फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर करना। तो वैसे तो कहूं कि जितने भी स्टूडेंट आपके कनेक्टिविटी में है कि जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, उन सभी को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और क्लासेस में डेली मैं टारगेट देता हूं आपको कि हर क्लासेस में 10+ स्टूडेंट ज्यादा होने चाहिए, ताकि बहुत मजा आएगी क्लासेस में। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।